So today is class 4 and in this class we are going to discuss some of the questions जो आपने मुझे सेंड किया है और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया बिकॉज दे वेर क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं डाउटफुल क्वेश्चंस थे, तो हम उन सारे को आज डिस्कस कर लेंगे। सो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जस्ट ट्राई एंड गिव द आंसर। This is the question, you need to give the answer. This is question has been asked in GATE CS 2008 and let me tell you ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल क्वेश्चन था उस टाइम पे, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड किया। दिस इज अ डायग्राम गिवन एंड यू नीड टू टेल मी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीड टू रिप्रेजेंट दिस एट्रीब्यूट्स M N। नो आंसर। So let me explain this question, okay? चलिए, नो आंसर, 4 इज नॉट द ऑप्शन। अब चीजों को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। सी, इस क्वेश्चन में पहले आप ये समझो, क्वेश्चन में ये आपको डायग्राम गिवन था, इसके बाद इसमें सिंपली उन्होंने ये पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल नीड टू रिप्रेजेंट। ओके, नीड टू रिप्रेजेंट यहाँ पे इन्होंने पूछा है M N P R1 and R2। तो क्वेश्चन में इन्होंने साफ आपको ये बताया है व्हाट इज M, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दिस इज द वीक एंटिटी एंड R1 R2। इन पांच आपके 3 एंटिटी को और 2 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने लगेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है जो मैंने कल आपको चार्ट बताया था, दैट इज 1 to many, 1 to 1, 1 to many। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 1 to 1, 1 to many, many to 1। इसमें आपके मिनिमम कितने बनेंगे 2, और अगर मिनिमम 2, अगर मेनी टू मेनी अगर आपका रहता है तो मेनी टू मेनी में आपके कितने बनेंगे, याद है आप लोग को? इसमें मैंने क्या बताया था 3। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रिक कि आपको ये याद रखना था। अब बिकॉज कि इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, किसी के बीच में आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इस किसी भी डायग्राम में आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको ये गिवन होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या गिवन है, और थर्ड यहाँ पे आपको देखना है पार्टिसिपेशन, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। एंड फोर्थ वाज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट तो नहीं गिवन है। ये 4 चीजें आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब आप एक ईआरडी में मिनिमम टेबल ऑफ फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे मल्टी वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं गिवन है। ओके, अगर आपको रिलेशनशिप नहीं गिवन है तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो आपको इस केस में कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा किसका, पार्टिसिपेशन का। तो पार्टिसिपेशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, वो मे और मे नॉट हो सकता है टोटल पार्टिसिपेशन। बट अगर कोई वीक एंटिटी है, जैसे यहाँ पे ये वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी को किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका टोटल पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी है। हेंस यहाँ पे आपका 2 डबल लाइन है। तो हमने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था, इसका आंसर होगा 3, 4 नहीं होगा अंजलि। अब देखो इसका आंसर 3 कैसे होगा। सबसे पहले बात तो आती है आपका एक इसके लिए बनेगा, दूसरा इसके लिए बनेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आप इंडिविजुअली मैप कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज नोन एज व्हाट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो उसका आप इंडिविजुअल टेबल बना सकते हो। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट पॉइंट याद करना है कि अगर कोई भी वीक एंटिटी है तो वीक एंटिटी का भी इंडिविजुअल टेबल बनेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ एंटिटी एंड इट इज द पार्शियल की ऑफ वीक एंटिटी, तो इसकी मैपिंग होगी। बट इसकी मैपिंग किसके साथ होगी, किसी न किसी रिलेशन के साथ आप मैप इसको कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे देखा कि हमने थर्ड एंटिटी इसको बनाया, तो रिलेशन का यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट गिवन नहीं है। तो बिकॉज की रिलेशन का कोई भी फोर्सफुली एट्रीब्यूट नहीं गिवन है, तो आप इसको मैप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि हाँ ये टोटल पार्टिसिपेशन है तो आप इसको इसके साथ मैप कर दोगे। क्यों? क्योंकि मर्ज कब होगा, मर्ज का कॉन्सेप्ट हमने कब पढ़ा था, जब वहां पे आपका मेनी साइड गिवन हो। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी उन्होंने लिखा है मेनी साइड? नहीं लिखा है, ठीक है। बट अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन में इन्होंने मेनी साइड नहीं लिखा है,
बट क्वेश्चन में इन्होंने एरो बता दिया है। एरो का क्या मीनिंग होता है? एरो का मीनिंग होता है 1। अगर आपका सिंगल एरो है इस तरीके से, इसका मीनिंग होगा 1 to 1। और कहीं पे भी अगर एरो नहीं गिवन, इट मीन्स कि ये आपका मेनी साइड है और ये आपका क्या हो जाएगा? मेनी साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अब आप यहाँ पे इसको रीड करो। M and P are what? Strong entity. Hence, they must be represented as a separate table. अब यहाँ पे क्या लिखा? many to one and one to many. तो क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे लिखेगा one to many, many to many? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। आपको डायग्राम को देखकर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, बट यू मस्ट नो कि आपको फिगर को किस तरीके से रीड करना है। ये सब कुछ है आपको। मैम मैम आपने इधर 2 टेबल्स क्यों नहीं डाले, R1 और R2 वाली जगह पर? अभी टेबल्स क्यों डालेंगे? अभी आप समझो इस डायग्राम में कुछ भी नहीं गिवन है, बट ये एरो से आपको समझ में आना चाहिए ये वन साइड है, ये वन साइड है। हाँ, तो इसका अब देखो मतलब R1 पहले ये आप समझ लो कि ये मेनी टू वन और वन टू मेनी हो गया, ठीक है। जब आपने इसके लिए एक टेबल बना दिया, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी टेबल बनेगा ही, और वीक एंटिटी के लिए भी हमेशा हम टेबल बनाते हैं। अब बात होती है रिलेशन की। तो जब मर्जिंग शुरू होती है ना, तो मर्जिंग हम किस में करेंगे? अब हमें R1 और R2 के लिए टेबल बनाना है, तो R1 को बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो हमने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। इतना काम कंप्लीट। अभी आपको सिर्फ इस R2 के बारे में सोचना है, ठीक है। इस R2 के लिए क्या करेंगे हम? बिकॉज कि ये यहाँ पे वीक एंटिटी है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि कभी भी आपका अगर वीक एंटिटी है उस साइड में आप मर्ज नहीं करोगे। यहाँ पे मेनी है, मेनी देके आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मर्ज कर दोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मर्जिंग पे ही मैंने पूछा है। तो ये ऐसा एज्यूम यहाँ पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको नोट मेकिंग में लिखना है कि कभी भी वीक एंटिटी के साथ मर्ज नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात आती है, मैम अगर मर्ज नहीं करेंगे तो इस R2 का क्या होगा? ठीक है, तो R2 का बिकॉज कि यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका टेबल नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइंग वैल्यूज नहीं है इस पर्टिकुलर R2 के लिए। एंड ये जो R2 है ये अपने आप में एक रिलेशनशिप नहीं है, ये कैसा है? ये वीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं पहले एक रीड करती हूँ आपको। M and P आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसलिए इसके लिए तो टेबल बनेंगे ही। 1 सेकेंड, आई विल जस्ट क्लियर इट। मेनी टू वन एंड वन टू मेनी रिलेशनशिप सेट्स आर टोटल ऑन द मेनी साइड। ठीक है, मेनी साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे भी मेनी है आपका, बिकॉज ये आपका क्या है? 1, ये आपका क्या है? 1। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? मेनी साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है, हाँ यस। तो containing the primary key of one side, तो there will be no extra table will be needed for relationship set। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके इस तरफ लेके जाती हूँ। हाँ, सी, और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? M table is modified to include primary key of P side, N is weak entity and is modified to include primary key of P1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये 3 लाइन क्या पे है। पहले इस क्वेश्चन को समझना है आपको। ये क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे 3 क्यों है? अगर गलती से इस क्वेश्चन में आप समझो मेनी टू मेनी होता तो इसका आंसर होता 4, बिकॉज कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेनी टू वन एंड वन टू मेनी है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे 3 है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ। सी, ये एक्सप्लेनेशन सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में बिकॉज कि यहाँ पे कुछ भी क्लियरली क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि मिनिमम टेबल अगर फाइंड आउट करना है तो 1 to 1, 1 to मेनी और मेनी टू 1। हमने डायग्राम से ये फाइंड आउट किया कि आपका ये होल्ड करता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही टेबल बना। एक टेबल इसका यहाँ तक का, दूसरा टेबल इसका एंड तीसरा टेबल इसके लिए। बट अगर गलती से क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिख देता मेनी टू मेनी, तो आपका इसका मिनिमम टेबल बनता 4। दैट्स वाई गेट का जब ये क्वेश्चन 2008 में आया था तो इसके सबको फ्री मार्क्स मिले थे।
जिस तरीके से एनटीए यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 और 4 बहुत स्टूडेंट्स ने लगाया था और दोनों को ग्रेस मार्क्स मिला था। इतना समझ में आया आप लोग को? इसलिए यहाँ पे लिखा भी है सोल्यूशन में मैंने कि एम एंड पी आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसलिए दो टेबल तो बनने ही बनने हैं। एन इज वीक एंटिटी एंड दैट्स कंपलसरी टेबल। वीक एंटिटी है तो इसके लिए तो टेबल कंपलसरी बनना है, इसीलिए आपका ये एक टेबल थर्ड हो गया। अब बिकॉज हम पार्टिसिपेशन देखेंगे, R2 का जो पार्टिसिपेशन है वो वीकली एसोसिएशन है, तो अगर वो वीकली एसोसिएटेड है, इसका क्या मीनिंग है कि ये वीकली एसोसिएटेड है। अगर यहाँ पे दो डायमंड शेप है इसलिए इसका टेबल आप नहीं बनाओगे। बट R1 कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, इसलिए इसका टेबल बनेगा। 1 सेकेंड, इसलिए आपको यहाँ पे हमने इसको मर्ज किया, तो डेट्स वाई इसका आंसर 3 होगा। अभी पूछो क्या डाउट है। मैम अगर आर चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगेन सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है, बट क्वेश्चन इज आपको इसमें से ये फाइंड आउट करना है विच इज करेक्ट मैपिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एनटीए यूजीसी नेट में आप इसी टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आता है, आप इस टॉपिक पे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईआरडी पे वो भाई बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका आया था ना क्वेश्चन लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। इसका आंसर आपने दिया 3। अदर्स प्लीज रिप्लाई, तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अभी हमने देखा है एक टेबल इसका बनेगा यहाँ तक, दूसरा टेबल इसका बनेगा एंड तीसरा हम बनाएंगे इसके लिए। बट इसके टेबल में जब बनाओगे आप टेबल, टेबल कैसे बनाओगे, इस एम और एम का टेबल क्या बनेगा, इसमें इसके सारे फील्ड्स आएंगे M2 M2 M3 M3, और अगर R1 के कुछ डिटेल्स होते तो आप R1 के सारे डिटेल्स M1 में रखोगे। P है, P में क्या आ जाएगा इसका P1 और P2। इसके बाद आप n बनाओगे तो n में क्या आएगा n1 n2, एंड बिकॉज दिस इज अ वीक एंटिटी इसलिए इसमें क्या आएगा, या तो R2 का कुछ होता तो आता, अदरवाइज जो इसका नियरेस्ट है, नियरेस्ट क्या है P, तो P का प्राइमरी की यहाँ पे आएगा। तो ये 3 टेबल बनेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैपिंग पूछा है, तो कौन सा करेक्ट मैपिंग है, M1 M2 M3 MP, मुझे तो ये वाला सही दिख रहा है। अभी सपोज करो यहाँ M1 P1, अभी ये बताओ ये वाला जो M स्ट्रॉन्ग एंटिटी है M, क्या वो N से रिलेटेड है क्या, M और N में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नहीं है ना, तो ये आप कैसे लिख सकते हो, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया यहाँ पे। समझ में आया, सी ऑप्शन, वाई सी ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद चलो हम डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन उन्होंने क्या किया, M1 का P1 सिर्फ एक एक एट्रीब्यूट ही लिया। भाई तो ये एट्रीब्यूट कहाँ गया, ये एट्रीब्यूट होना चाहिए ना, ये एट्रीब्यूट उन्होंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन 1, एंड इट इज द एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी आपको बताया। स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे P1 आप इसका दोनों में मर्ज कर सकते हो, P का अलग अलग होगा, और N के लिए आप यहाँ से P1 को यहाँ पे मर्ज करोगे ना। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया है, बिकॉज यहाँ पे 1 to 1 और 1 to M पॉसिबल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इस दोनों के बीच में M, यहाँ पे P और यहाँ पे N है, M और N के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पूरा पूरा रॉन्ग हो गया। अब बात ये आती है कि ये वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू होता, ये ऑप्शन ट्रू देन होगा जब आपका रिलेशनशिप M/N है। क्यों, क्योंकि जब आपका रिलेशन इसके बीच में एक है तो आप बना सकते हो ना, ये वाला जो टेबल बनाएंगे इसमें M1 का प्राइमरी की डाल दो और इसमें P1 का प्राइमरी की डाल दो, तो अगेन दिस इज अ टेबल, तो ये वाला ऑप्शन भी आप लिख सकते हो। दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो था, द क्वेश्चन वाज नोन एज एम्बिगुअस क्वेश्चन, और ये एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन एक ही डायग्राम पे पूछे गए थे गेट 2008 में। तो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन, अंजलि इज देयर और शी लेफ्ट द मीटिंग, बिकॉज आई गेस हाँ अंजलि, सी दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2015।
ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी लोग प्रैक्टिस करना एक बार। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको बहुत अच्छे से रीड करिए। कंसिडर एन ERD मॉडल इन विच एंटिटी E1 एंड E2 आर कनेक्टेड। तो हमने एक बना दिया E1, ठीक है, हमने एक बना दिया E2, इतना हमने बनाया। देन इनके बीच में क्या है, M/N रिलेशनशिप है R12 का, तो इसके बीच में एक आएगा R12, इस तरीके से बनाओ और यहाँ पे बना दो M/N। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर है E1 एंड E3 आर कनेक्टेड। E1 किससे कनेक्टेड है, E3 से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे बना दो बाय 1:1 एंड रिलेशनशिप का नाम है R13। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा आपको बनाना है। एंड 1 ऑन द साइड E1, ये कैसा है 1 और ये है N। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा E1 हैज 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके पास 2 सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, 2 बना दो। इसका कुछ नेमिंग भी गिवन है, A11 एंड A12, विच A1 इज अ की एट्रीब्यूट, तो A1 यहाँ पे की एट्रीब्यूट है। एंड E2 हैज अगेन 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, फिर से सिंगल वैल्यूड ही है A21 एंड A22, तो इसका क्या आ जाएगा A21 एंड A22, एंड E3 हैज 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट A31, A32 एंड ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन ये बोला है द रिलेशनशिप डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसका कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद पूछा है कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या होगा मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन? गोविंद एंड शिवानी प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि M/N है और एक 1:N है। इसका हमने क्या पढ़ा था, 3 होता है मिनिमम नंबर और इसका क्या होता है 2, तो टोटल करोगे तो क्या आएगा 5, तो 5 जो है ये क्या हो जाएगा इसका मैक्स, करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है आपको मिनिमम, तो मिनिमम निकालो, कितना निकलेगा, एक E1 का, एक E2 का, एक E3 का, 1 2 3, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब आप रिलेशनशिप देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन नहीं है, कोई भी वीक एंटिटी नहीं है। अब बात ये आती है कि किसको किसके साथ मैप करेंगे, है ना। तो अब ये वाला जो R3 है यहाँ पे मेनी साइड है, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो इसको मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला रिलेशन आपको इसके साथ खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात आती है इसकी R12 को, तो R12 को आप इसके साथ भी मैच कर सकते हो और इसके साथ भी मैच कर सकते हो, बिकॉज इट इज मेनी टू मेनी। तो R2 को आप किसी के भी साथ मर्ज करोगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी आपने इसको इसके साथ मर्ज कर रखा है, तो आप इसके लिए एक सेपरेट टेबल बना सकते हो जिसमें यहाँ पे A11 आएगा और A21 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि आप किसके साथ मैपिंग करोगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम E1 के साथ मर्ज करेंगे, इसलिए इसका मिनिमम कितना आएगा 4। तो आई गेस अंजलि आपको यहाँ पे ही ये डाउट था कि हम यहाँ पे किसके साथ मर्ज करेंगे, बिकॉज कि ये मेनी टू मेनी है, तो आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम E1 के साथ लेंगे E2 के साथ लेंगे। अगर गलती से ये आपका वीक एंटिटी होता तो आप इसको इसके साथ मर्ज कर सकते थे, देन आपका आंसर आ जाता 3, बट बिकॉज कि यहाँ पे दोनों मेनी टू मेनी है, इसलिए आज का मिनिमम कितना होगा 4। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस तरीके से देखो, जो टेबल है ना, टेबल के थ्रू जो मैंने कल पढ़ाया था आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। बट कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में आपका ERD, तो आपको सिंपली उसको रट करके नहीं लिखना है, उसको लॉजिकली सोचो कि किसको हम किसके साथ मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे इन सब बातों का ध्यान देना है कि आपका पार्टिसिपेशन कैसा है और एंटिटी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। और रिलेशन कैसा बनेगा, एक E1 बनेगा जिसमें इसके एट्रीब्यूट आएंगे, एक E2 बनेगा जिसमें इसके एट्रीब्यूट आएंगे, उसके बाद एक E3 बनेगा। E3 में देखो हमने क्या किया है, ये दोनों आएगा और साथ में आपने इसको इसके साथ मर्ज किया है ना, तो यहाँ पे आप इसका प्राइमरी की लेकर मर्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 1 टू मेनी है। और एक R1 का बना दो,
तो R1 में क्या आएगा, दोनों टेबल का प्राइमरी की, ये वाला प्राइमरी की और ये वाला प्राइमरी की। तो आपको ये बनाना आना चाहिए। आज तक कभी भी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कभी भी कि आप एट्रीब्यूट्स बताइए कि टेबल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आजकल ड्राफ्ट हो रहे हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ बिकॉज कि हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ने वाले थे आज, बट आज हम थोड़ा सा कांस्टेंट देख लेंगे। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको फंक्शन डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्लोजर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो मैं एक दो वीडियोस बना के अपलोड करूंगी जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको एक बार ज़रूर लिसन करना। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से प्रिपरेशन करके जाता है, बट मैं आपको उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। तो ये फ्री वाले वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, तो मैं वो लिंक शेयर करूंगी, आप उसको जरूर देखना। और क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड थे वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं उसके साथ आपको वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इजी चीज़ों को पढ़ने में। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे और मैं फ्री लेसन्स में इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको मैं डाल दूंगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग इस पे बहुत बार पूछा गया है आपके यूजीसी नेट में। तो कांस्टेंट से आप क्या समझते हो, यहाँ पे ये एसक्यूएल को इग्नोर करना। सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आइदर वो माई एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, साइबेस हो, कोई भी डेटाबेस हो, हर एक डेटाबेस में आपको इन्फोर्स करनी होती है डेटा इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटाबेस प्रेजेंट है, उस डेटाबेस को आपको सिक्योर करने की जरूरत होती है। इसीलिए हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स स्पेसिफाई करना। जैसे अगर हमने एक टेबल, रिकर्सिव रिलेशन इसमें किस टॉपिक में है, दिस इज टॉपिक रिकर्सिव रिलेशन, वो आप मुझे बताना एक बार। सी, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के मैंने स्टार पॉइंट्स लिखा है। कंस्टेंट, जस्ट ड्रॉप मी दैट मैसेज, आई विल चेक, बिकॉज मुझे एक बार वो चेक करना पड़ेगा व्हाट इज रिकर्सिव, क्योंकि वो मे भी मैं किसी और नाम से जान रही होंगी। डिराइव्ड रिलेशंस, आई विल जस्ट चेक इट आउट, आप एक बार मुझे मैसेज बताना। यहाँ पे कंस्टेंट की बात आती है, तो इसमें पहला प्रीवियस क्वेश्चन बनता है, कंस्टेंट आप किस पे लगाओगे, रोज पे लगाओगे या कॉलम पे लगाओगे? तो कंस्टेंट हमेशा आपके कॉलम पे लगेगा। कॉलम पे क्यों लगेगा? अगर आपने सपोज एक आईडी नाम का कॉलम बनाया है, तो एज वी ऑल नो आईडी हमेशा यूनिक होगा एंड कभी भी ये नल नहीं हो सकता, बिकॉज आईडी के थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे कि उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसलिए कांस्टेंट हमेशा कॉलम पे लगेगा, और याद करने का तरीका है सी से सी। कांस्टेंट किस पे लगेगा? कॉलम पे लगेगा। उसके बाद आपका एक कांस्टेंट होता है पहला डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स कि लेट अस सपोज हमने ये एक बनाया है वोटिंग का टेबल। वोटिंग के टेबल में हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाला कि अगर कोई फीमेल है उसकी एज 18 होनी चाहिए, अगर कोई मेल है उसकी एज 21 होना चाहिए। तो दिस आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, कि आप किसी भी फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कभी भी 0 नहीं होगी, तो हमने डिफॉल्ट असाइन किया 10,000। तो दिस इज वन ऑफ द डिफॉल्ट कंस्टेंट दैट डू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे बस डिफाइन किया व्हाट इज रूल। रूल आर नोन एज कंस्ट्रेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेबल डेफिनेशन एंड कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल टेबल्स, सॉरी मल्टीपल टेबल्स। हाँ, जैसे हम यहाँ पे बात करें बेसिकली फॉरेन की कंस्ट्रेंट का, जो मल्टीपल टेबल्स पे लगता है। इसके बाद आपका कभी कभी ट्रिगर्स पे, तो कभी भी सिंटेक्स पे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा है, बट ट्रिगर्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज ट्रिगर, व्हाट इज व्यू, व्हाट इज सीक्वेंस, इस तरीके के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक बार आप इसका डेफिनेशन जरूर चेक कर लेना। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट, इट प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंटर्ड इनटू द कॉलम। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप कोई भी इनवैलिड डेटा इनपुट ना करें। इट्स दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉलम में कंस्टेंट को स्पेसिफाई करते हैं।
जिसमें पहला आपका होता है डेटा इंटीग्रिटी। इट रिफर्स टू वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो आप ट्रांजेक्शन में मुझे बोल रहे हो ना, ट्रांजेक्शन में मैं पढ़ाऊंगी, ट्रांजेक्शन में आपकी होती है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी के मैचिंग पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली कंस्टेंट से आपके क्वेश्चन इसके डेफिनेशन पे पूछे जाते हैं। डेटा इंटीग्रिटी का ये मीनिंग है कि लेट अस सपोज अगर आज 2012 में आपने कोई डेटा स्टोर किया है, तो जिस फॉर्मेट में वो डेटा स्टोर है आफ्टर 2021 डेटा उसी फॉर्मेट में स्टिल होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप अपडेशन अलाउ कर रहे हो, सिर्फ उसमें ही चेंजेस होने चाहिए, सारे डेटाबेस में चेंजेस नहीं होगा। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे सेम डेफिनेशन है। नाउ डेटा इंटीग्रिटी के ही टाइप्स होते हैं, एंटिटी, डोमेन, रेफरेंशियल एंड यूजर डिफाइंड। दीज आर द ब्रॉड 4 कैटेगरीज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। एंटिटी कंस्ट्रेंट के अंदर ही आपका आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक की, इंडेक्सेस एंड आइडेंटिटी। तो आप ये देखो, ये मेरा आई गेस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये तब का नोट्स है, मैंने कहीं से इसे ढूंढ के निकाला है। तो काफी सारे लर्नर्स इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट और पूछा चेक कंस्ट्रेंट इज व्हाट, एंटिटी, डोमेन, डिफरेंशियल एंड यूजर डिफाइंड, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चेक कंस्ट्रेंट आपका डोमेन पे लगता है। डोमेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, आपके कॉलम्स पे। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे हायरार्की बनाई है, ये हायरार्की आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी की, यूनिक, इंडेक्सेस, आइडेंटिटी, ये हम एक एक करके देखेंगे। सिमिलरली डोमेन में आपके क्या क्या हो जाएंगे, फॉरेन की, चेक कंस्टेंट, डिफॉल्ट, नॉट नल, और डिफरेंशियल अपने आप में आता है। और यूजर डिफाइंड कंस्टेंट क्या होगा, लेट अस सपोज अगर मैंने बोला हर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से लेके 15,000 के बीच में होना चाहिए, तो आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपने ये एक यूजर डिफाइंड कंस्टेंट को अप्लाई किया है। दिस कैन बी एनीथिंग। अब यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट लिखा है, प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होगा, आप सभी को मालूम है, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। सिर्फ इतनी सी बात होती है, इसमें कोई भी रिडंडेंट वैल्यू स्टोर नहीं होगा, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा, और इसमें आप नल को भी अलाउ नहीं करेंगे। यूनिक की और प्राइमरी की में बस यही डिफरेंस है कि आपका यूनिक में आप नल वैल्यू को अलाउ कर सकते हो। क्लियर? ये हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नाउ entity integrity को just I will read one standard definition. A table in a database represent an entity, whereas each record within the table represent an instance of the entity. तो ये क्या बता रहा है कि आपका ये सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है, हमने यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एज। तो जब आप यहाँ पर लिखते हो 1 A एंड एज हमने दे दिया 12, तो दिस इज नोन एज इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इंस्टेंस हम बोलते हैं जब आप किसी को एक रिकॉर्ड को इंस्टेंस बोलेंगे। नो टू रोज इन द टेबल हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कल ही सॉल्व किया है। अगर आपने यहाँ पे फिर से लिख दिया A1 और 12, क्या ये अलाउड है? यस और नो? इज दिस अलाउड एंट्री, ये वाली सेकेंड वाली? यस और नो? एनीवन देयर? Am I audible? सी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने यहाँ पे फिर से ये इंट्रीज की है, ये अलाउड नहीं है ना? क्यों अलाउड होगा? अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को बोल दिया ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की क्या कभी रिपीट हो सकता है? नहीं रिपीट हो सकता है ना, तो इसलिए आपका ये एंट्रीज अलाउड नहीं है। Hence it is written over a no two rows in the table have the exact same value in all the columns. एक पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम में आपका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं स्टोर होगा।
अगर यही चीज ERD होती तो आप यहाँ पे मल्टी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जो कि प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बट ERD की जगह पे अगर आपने RDBMS क्रिएट कर दिया तो किसी भी एक मल्टीपल रोज में आपके वैल्यूज स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। नो टू रोज हैव द सेम एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज इसके बीच में आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है। नाउ व्हाट इज डोमेन? Domain defines a logical set of values that make up the valued values in a column. Domain simply आप किसी भी कॉलम को बोल सकते हो डोमेन, ठीक है। इस तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को, दिस इज नोन एज वन डोमेन। सिंपली डोमेन का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को ही हम डोमेन बोलते हैं, जिसमें आप वैलिड वैल्यूज डालते हो, है ना। अगर हमने सपोज इसको एज बनाया तो एज ऑलवेज क्या होगा? न्यूमेरिक होगा। तो दिस इज द वैलिड वैल्यूज। कभी भी किसी का एज 1.5 नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी का नेम है, नेम हमेशा आपके कैरेक्टर से होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक होगा, बट किसी का नाम सिर्फ न्यूमेरिक नहीं होगा। दिस इज नोन एज डोमेन। आप डोमेन किस तरीके से स्पेसिफाई करते हो ना। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी सभी को मालूम होता है, जब हम फॉरेन की और प्राइमरी की का कंस्टेंट को अप्लाई करते हैं, देन दैट इज नोन एज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा across tables that are related through common columns. Foreign key is used to implement this concept, reference unique for primary key. तो आपको इन सब का सिंटेक्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि sometimes they have asked question on syntax of various constraint. तो सिंटेक्स प्लस आपको हर एक कॉन्स्टेंट का फीचर्स मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग में उसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सेस क्या होता है? इंडेक्सेस कैन बी यूज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम बीइंग इंटर्ड इन अ कॉलम टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ अ डेटा वैल्यूज। और आपकी सर्चिंग को फास्ट करने के लिए हम इंडेक्सेस का यूज करेंगे। मैं आज ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी 3 मेंबर्स लाइव है, मैं आज जितने भी हमने 4 क्लासेस किए हैं, 4 क्लासेस का मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट्स, डोंट वरी। इवनिंग तक मैं जरूर सेंड कर दूंगी, ओके। आइडेंटिटी मीन्स, आइडेंटिटी इज अ प्रॉपर्टी डिफाइंस एन आइडेंटिफायर कॉलम इन द टेबल होल्ड सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज होगा, अगर आपने डेवलपमेंट किया है, तो जब आप MySQL या किसी भी डेटाबेस सर्वर में जब आप क्वेरीज लिखते हो ना, तो आप किसी को मतलब सपोज ये मैंने टेबल बनाया, तो एक सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 सीरियल नंबर डालते हैं। तो ये सीरियल नंबर आप इसको डिजाइन नहीं करते हो, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो। इस सीरियल नंबर कॉलम को आप क्या दे देते हो? ऑटो इंक्रीमेंट। ये फीचर पढ़ा है आपने, मे भी अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, जिसकी वैल्यू जब हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये इसका फीचर होता है ऑटो इंक्रीमेंट का, ठीक है। आप जैसे जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, अपने आप इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये जो ऑटो इंक्रीमेंट फीचर है, उसको ही हम बोलते हैं आइडेंटिटी कांस्टेंट। तो आई होप ये आपको कॉलेज के दिन याद आ रहे होंगे। मुझे भी बहुत दिनों बाद मैं ये सब चीजें पढ़ा रही हूँ, बट पढ़ाने का रीजन है, आपको ये नहीं सोचना है कि दीज आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, बिकॉज इससे क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड फॉरेन की सिंपल सी बात है, दिस इज द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। यूनिक की हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड एंड आप नल वैल्यू सिर्फ एक बार, अभी हमने प्रीवियस क्या देखा था कि आप इसमें नल वैल्यूज अलाउड कर सकते हैं, पर कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नल वैल्यूज आप कितनी बार अलाउ कर सकते हो? ओनली वंस। तो ये भूलना नहीं है। एंड अप्लाइड टू अ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्राइमरी की है, जिसमें आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इच रिकॉर्ड को, डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे ये 2020 में नवंबर में ये क्वेश्चन आया था आपकी अपडेट क्वेरी का। अपडेट क्वेरी इज व्हाट? अगर कहीं पे प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन है दो टेबल के बीच में, अगर आप प्राइमरी की में सपोज डिलीट कर रहे हो कोई भी रिकॉर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली भगवान तो आके नहीं डिलीट करेंगे,
उसके लिए आप क्या लिखोगे, ऑन अपडेट कास्केड एंड ऑन डिलीट कास्केड। इट मीन्स कि व्हेन रिकॉर्ड्स इन द रिफरेंस्ड मतलब ये वाला टेबल, रेफरेंस प्राइमरी की आर मॉडिफाइड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस्ड। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रेफरेंस्ड एंड व्हाट इज रेफरेंसिंग टेबल। ठीक है, फॉरेन की वाले को हम रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। तो व्हेनेवर रेफरेंस मॉडिफाइड होता है, देन चेंजेस कैन बी कास्केडेड टू द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इन द रेफरिंग फॉरेन की टेबल। इसके लिए ऑन डिलीट कास्केड होता है और ऑन अपडेट कास्केड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, यूज्ड व्हेन रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड इन टेबल विद प्राइमरी की। तो अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन आपका आया था, तो वहाँ पे ऑन अपडेट और ऑन डिलीट दोनों आप यूज कर सकते हो अपडेट क्वेरी के साथ, बट अपडेट हमेशा प्राइमरी की के साथ यूज होगा और ऑन डिलीट हमेशा फॉरेन की के साथ इम्प्लीमेंट हम करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ध्यान से रखना, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर द 4 ब्रॉड कैटेगरीज जो हमने आज के सेशन में कवर किया। एंटिटी के अंदर भी आपके 4 थे, इसके अंदर आपके 3 थे, तो इस तरीके से सबके क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। So this was all about today's class. किसी को कोई क्वेरी है, because we have 4 minutes left, इसके बाद सेशन एंड अप हो जाएगा। एंड अंजलि आप कोशिश करो 10 PM की भी क्लास ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज कल हमने टाइप्स ऑफ, हाँ मैं 3-4 को दे दूंगी। कल हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर किया था। सी पेपर 1 में मैं बेस्ट बताना चाहूंगी, मैं आपको बता दूंगी कुछ लिंक ऐसे हैं जहां से आप रीड कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे पेपर 1 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मैं हमेशा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप 3 स्टूडेंट मेरे से जुड़ चुके हो ना, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट आप तीनों का इस बार JRF क्लियर हो, और आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे 3 स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ विथ वेरी गुड मार्क्स, है ना। तो मैं आपको जो टास्क देती हूँ, जो टास्क दे रही हूँ ना, अब आज आपका टारगेट है, अभी 2 PM हो गया, आज आप टाइम निकाल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूरा सॉल्व करो गेट का, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करिए। एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और एक पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, इतना आपको सिर्फ करना है, इतना करना है। 2 क्लास हम लेते हैं, उस दोनों क्लास में कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे इतने डिस्कशन होते हैं कि क्लास ही नहीं होती, और वो एक टॉपिक पढ़ाते हैं। आज के क्लास में हमने ERD के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और साथ में हमने पूरा एक टॉपिक कंस्टेंट को कवर कर लिया है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि इस वीक में हम DBMS मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर ले, और जो इजी टॉपिक होगा उसका मैं फ्री वीडियोस बना के अपलोड करूंगी, वो बस आप एक बार सुनते चले जाना। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपके जितने भी, हाँ ऑब्वियसली सी हम शुरू करेंगे, हम जरूर शुरू करेंगे। पहले जो अभी पढ़ा रहे वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछने के बाद ही उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें एंड उनको बोलो कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलो फिर लेट्स मीट एट 10 PM नाइट ऑन फ्री क्लास, लाइव क्लास। हम टॉपिक बता देंगे आपको, बिकॉज आई विल जस्ट सेलेक्ट आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हम पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। ओके